ये कहानी है सन 2045 की, जब पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओवर पॉपुलेशन के कारण पूरी दुनिया में अराजकता फैली हुई थी। अमेरिका की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी और गरीबी अपने चरम सीमा पर थी। लोग इस कोलाहल भरी दुनिया से तंग आ गए थे। इसी कोलाहल में जेम्स हैलिडे और ऑग नाम के दो गेम डेवलपर्स ने ओएसिस नाम की वर्चुअल रियलिटी की रचना की। ओएसिस में आप कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। जैसे कि उसमें वेकेशन प्लेनेट नामक एक जगह थी जहां पिरामिड्स में स्कीइंग किया जा सकता था। वहां बैटमैन के संग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता था। फिर ओएसिस में एक ग्रह जितना बड़ा कसीनो भी था। इसी वर्चुअल रियलिटी में आप शादी भी कर सकते थे और तलाक भी ले सकते थे। लोग ओएसिस में लंबे, खूबसूरत, डरावने, दूसरे जेंडर, दूसरी प्रजाति, कार्टून और इसी तरह से कुछ भी बन पाते थे। लोग ओएसिस में वो सब करने आते थे जो वो करना तो चाहते थे लेकिन असल दुनिया में कर नहीं पाते थे। फिल्म शुरू होती है अमेरिका के कोलंबस शहर के झोपड़पट्टी इलाके द स्टैक्स से। फिल्म का अहम किरदार वेड वॉट्स, जिसके माँ बाप उसके बचपन में ही चल बसे थे, वो अपनी मौसी के साथ उनके घर पे रहता था। लेकिन वो अपना अधिकतर समय पास ही के ट्रेलर में गुजारता था जहाँ से वो वर्चुअल रियलिटी में सर्फिंग किया करता था। हर रोज की तरह वो आज भी अपने ट्रेलर में आता है और आते ही अपनी ओमनी डायरेक्शनल ट्रेडमिल पर सवार हो जाता है। इस ट्रेडमिल पर आप एक ही जगह पर रहकर चारों दिशाओं में चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। फिर वो अपना वीआर हेडसेट पहनकर ओएसिस की सपनों की दुनिया में प्रवेश करता है। यहाँ पे सारे लोग अपने अपने विभिन्न अवतार में मौजूद रहते थे। वेड वॉट्स भी इसमें पार्जिवल नामक अवतार के रूप में मौजूद था। यहाँ पे ही लोग मित्र बनाते थे। पार्जिवल का भी एक परम मित्र था जिसका नाम था एच उस वक्त प्लेनेट डूम पर युद्ध में मशगूल था। प्लेनेट डूम ओएसिस की सबसे खतरनाक जगह थी। यहाँ पर लोग आकर एक दूसरे से युद्ध करते थे और एक दूसरे के अवतार नष्ट करने की कोशिश करते थे। अवतार के नष्ट होते ही उस प्लेयर के सारे कॉइन्स और हथियार बाकी प्लेयर्स लूट सकते थे। अवतार मारा जाता है तो वो दोबारा जीवित हो सकता है, लेकिन वो प्लेयर अपने सारे कॉइन्स, हथियार, कपड़े सब कुछ खो देगा और उसे फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। क्योंकि प्लेयर्स अपना बहुत सारा समय और पैसे ओएसिस में हथियार, कपड़े इत्यादि पर खर्च करते थे, कई बार वे इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे और आत्महत्या करने की भी कोशिश करते थे। एच युद्ध के मैदान में दूसरे अवतार को नष्ट करके उनके कॉइन्स अपने अकाउंट में लपेटते जा रहा था। युद्ध में जीतने वाले को इनाम के तौर पर ग्रिगोरियस 120 नाम का आर्टिफैक्ट भी मिलने वाला था। आर्टिफैक्ट्स ओएसिस में पाए जाने वाले स्पेशल हथियार थे जिनमें कुछ स्पेशल पावर्स होती थी। जैसे कि ग्रिगोरियस 120 की विशेषता ये थी कि इसको इस्तेमाल करके प्लेयर अगले 2 मिनट के लिए किसी भी विशाल रोबोट में तब्दील हो सकता था। एच युद्ध में मशगूल था, तभी उसे पार्जिवल का कॉल आता है। पार्जिवल उसे बताता है कि अगली रेस 20 मिनट में शुरू होने वाली है और उसे जल्दी रेस ट्रैक पर पहुंचने के लिए कहता है। तभी उस युद्ध में उन्हें एच के दूसरे दोस्त डाइटो और शो भी नजर आते हैं। एच उन दोनों से लड़ रहे प्लेयर्स को अपनी बंदूक से मार गिराता है। पार्जिवल एच को जल्दी से रेस ट्रैक पर पहुंचने को कहकर फोन रख देता है। एडवेंचर से भरा ये ओएसिस जेम्स हैलिडे के दिमाग की उपज थी। हैलिडे और उसके बेस्ट फ्रेंड ऑग ने ओएसिस का पहला वर्जन सन 2025 में रिलीज किया था। रिलीज होते ही वो तुरंत सफल हो गया और इसने उन दोनों को काफी अमीर बना दिया। लेकिन कुछ वर्षों बाद किसी कारणों से ऑग ने कंपनी छोड़ दी। और रही बात हैलिडे की, तो वो न सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का मालिक था, बल्कि उसे एक तरह के भगवान का दर्जा प्राप्त हो चुका था। लोग उसे बहुत प्यार करते थे। और फिर 7 जनवरी 2040 को हैलिडे का निधन हो गया। लेकिन जाते जाते जो वो अपने पीछे छोड़ गया, उसने सब कुछ बदल के रख दिया। मौत से पहले उसने अपना आखिरी संदेश रिकॉर्ड किया था, जिसे उसकी मौत के बाद उसकी वसीयत के रूप में प्रसारित किया गया, जिसमें वो लोगों को बताता है कि मरने से पहले उसने एक ईस्टर एग का निर्माण किया है और उसे ओएसिस की किसी गेम में छुपाया है। उस ईस्टर एग को खोजने वाले पहले व्यक्ति को हैलिडे के सारे शेयर्स मिल जाएंगे, जिसकी कीमत इस वक्त $500 बिलियन थी। यानी कि वो व्यक्ति ग्रिगोरियस गेम्स का मालिक बन जाएगा और साथ ही उस व्यक्ति के पास संपूर्ण ओएसिस का कंट्रोल आ जाएगा। हैलिडे अपने अवतार एनरॉक के रूप में ओएसिस में जिंदा रहेगा। एनरॉक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पैदा किया गया अवतार था, जिसमें हैलिडे की सारी यादें थी। एक तरह से वो हैलिडे का ही रूप था। एनरॉक बताता है कि उसने 3 चैलेंजेस बनाए हैं। इन चैलेंजेस को सफलता पूर्वक पूर्ण करने पे हर चैलेंज के अंत में उस प्लेयर को एक चाबी मिलेगी और जो भी इन तीनों चाबियों को प्राप्त कर लेगा, वो इस ईस्टर एग के खोज के अंत तक पहुंच पाएगा, जहां पे इनाम उसका इंतजार कर रहा होगा। इस कंपटीशन के ऐलान के बाद ओएसिस के सारे प्लेयर्स इस कंपटीशन को जीतने की होड़ में लग गए। लेकिन अफसोस, इस खेल को शुरू हुए 5 साल बीत चुके थे और अब तक कोई भी पहली चाबी तक नहीं खोज पाया था।
पहली चाबी को जीतने के लिए जो चुनौती थी वो एक रेस थी। उस रेस को खुद हैलिडे ने डिजाइन किया था और आज तक कोई भी उस रेस को पूरा नहीं कर पाया था। अब केवल सिरफिरे ही उस रेस में भाग लिया करते थे, जैसे कि पार्सिवल, शॉ, डाइटो और पार्सिवल का बेस्ट फ्रेंड एच। और हाँ, सिक्सर्स भी इस रेस में हिस्सा लिया करते थे। सिक्सर्स IOI के लिए काम करते थे। IOI दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी जो इस कंपटीशन को जीतकर पहले नंबर की कंपनी बनने की होड़ में थी। IOI के पास बुद्धिमान लोगों की एक सपोर्ट टीम भी थी जो पूरा समय हैलिडे की फेवरेट मूवीज, म्यूजिक, गेम्स, कॉमिक्स इत्यादि के बारे में जानने और उनका अध्ययन करने में व्यतीत करती थी ताकि प्रतियोगिता जीतने के लिए क्लूज खोज सकें। पार्सिवल भी अपना बाकी समय इन्हीं चीजों में लगाता था। IOI के CEO का नाम था सोरेंटो और वो एक नंबर का कमीना आदमी था। रेस शुरू होने से पहले पार्सिवल अपनी फर्राटेदार डिलोरियन कार को बाहर निकालता है। फिर वो जैसे ही अपनी कार में बैठता है तभी उसके बगल में एक लड़की अपनी पोजीशन लेती है और तभी एकाएक न्यूयॉर्क की हडसन नदी के ऊपर से सरसराते हुए रेस ट्रैक का ब्रिज बन जाता है और फिर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के मशाल से आतिशबाजी के आगाज से रेस की शुरुआत का बिगुल बजता है और ये शुरू होती है रेस। वो लड़की सनसनाते हुए कार्स के बीच में से निकल जाती है। एच भी अपने ट्रक के आरे से कारों को काटते हुए आगे बढ़ रहा था। अचानक ही सड़क में बैरियर उभरने लग गए थे जिससे कई कारें टकराकर नेस्तो नाबूद हुए जा रही थी। बड़ी ही जबरदस्त रेस चल रही थी। तभी पार्सिवल उस लड़की को पहचान लेता है। वो लड़की आर्टेमिस थी। आर्टेमिस ओएसिस की एक जानी मानी प्लेयर थी। तभी आगे वाली सड़क पे पहुंचते ही उनके स्वागत के लिए जुरासिक पार्क का एक विशालकाय डायनासोर खड़ा हुआ था जो कार्स को कच्चा चबा रहा था। थोड़ा और आगे जाते ही किंग कॉन्ग मूवी का विराट किंग कॉन्ग उनपे हमला कर देता है और पार्सिवल के पीछे ही पड़ जाता है। मौका पाकर पार्सिवल अपनी कार में फिनिश लाइन की ओर तेजी से सन्नाटा जा रहा था, लेकिन अचानक फिनिश लाइन से ठीक पहले किंग कॉन्ग पार्सिवल के सामने आ जाता है। मौके की नजाकत को समझते हुए पार्सिवल आनन फानन में अपनी कार ऐन वक्त पे रोकता है। तभी ये क्या, आर्टेमिस अपनी बाइक में तेजी से उधर ही मरने चली आ रही थी। तभी ठीक ऐन वक्त पे पार्सिवल आर्टेमिस का हाथ थामकर उसे चलती हुई मोटरसाइकिल से खींच लेता है, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल का नसीब इतना अच्छा नहीं था। किंग कॉन्ग उसकी मोटरसाइकिल का चूरन बना के उनकी ओर फेंक देता है और इसी के साथ रेस का रंगारंग कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो जाता है। आर्टेमिस पार्सिवल को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और अपनी बाइक की हालत देख पछता रही होती है। तब पार्सिवल, जो आर्टेमिस की खूबसूरती पे लट्टू हो गया था, उसे अपने दोस्त एच के वर्कशॉप में लेके जाता है। वहाँ पे एच के द्वारा बनाए गए आयरन जाइंट को देख आर्टेमिस चकित हो जाती है। फिर एच आर्टेमिस की बाइक को देख के कहता है कि वो 10 मिनट में बाइक को ठीक कर देगा और वो अपने काम में जुट जाता है। समय काटने के लिए आर्टेमिस और पार्सिवल बातें करने लगते हैं। ओएसिस और उसके निर्माता हैलिडे के बारे में पार्सिवल का नॉलेज देखकर आर्टेमिस उससे काफी इम्प्रेस होती है। फिर वो दोनों आज की रेस के बारे में बात करने लगते हैं। पार्सिवल कहता है कि किंग कॉन्ग को कोई पार नहीं कर सकता, ये जैसे इस खेल का नियम ही है। इस पर आर्टेमिस कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हैलिडे को नियम बनाने पसंद नहीं थे। तभी एच आर्टेमिस की बाइक ठीक करके उसे सौंप देता है। उन दोनों का धन्यवाद कर आर्टेमिस ओएसिस से लॉग आउट कर जाती है। वेड भी पार्सिवल के अवतार को छोड़ ओएसिस से लॉग आउट हो वास्तविकता की दुनिया में लौट आता है। घर पहुंचते ही उसका स्वागत उसकी मौसी का बॉयफ्रेंड करता है। मौसी का बॉयफ्रेंड एक नंबर का निकम्मा था और आए दिन वेड को परेशान करता रहता था। तभी मौसी आकर अपने बॉयफ्रेंड को रोकती है और उसे और वेड को अपने अपने कमरे में जाने के लिए कहती है। वेड उर्फ पार्सिवल उस रात सोते सोते पहली चाबी की चुनौती के बारे में सोच रहा था। उसके दिमाग में आर्टेमिस की कही एक ही लाइन बार बार आ रही थी कि हैलिडे को नियम बनाने पसंद नहीं थे। अगली सुबह वेड उर्फ पार्सिवल क्लू ढूंढने के लिए ओएसिस में प्रवेश करता है। वो वहाँ हैलिडे जर्नल्स नामक बिल्डिंग में जाता है। जिस दिन ईस्टर एग कंपटीशन का ऐलान हुआ था उसी दिन हैलिडे जर्नल्स नाम की ये बिल्डिंग भी ओएसिस में प्रकट हुई थी। हैलिडे के अवतार एनोराक ने प्रतियोगियों को सलाह दी थी कि वे उसके दिमाग में क्लूज को ढूंढे और ये हैलिडे जर्नल्स लगभग उसका दिमाग ही था, जहां उसकी हर एक याद को बारीकी से सिलसिलेवार तरीके से संग्रह करके रखा था। हैलिडे की पर्सनल फोटोग्राफ्स, होम वीडियो रिकॉर्डिंग्स, सर्विलेंस और नैनी कैम्स से ली गई वीडियोस, इन सभी को कंबाइन करके कुछ 3D रिकॉर्डिंग्स में तब्दील किया गया था। साथ ही हैलिडे ने उसकी देखी हुई हर फिल्म, गेम, किताब और टीवी प्रोग्राम को संजो के हैलिडे जर्नल्स में रखा था। शुरू में वहाँ प्लेयर्स की भीड़ उमड़ी रहती थी। हर प्लेयर क्लूज को क्रैक करना चाहता था, लेकिन अब वहाँ सिर्फ पार्सिवल जैसे ही गिने चुने लोग आते थे। हैलिडे जर्नल्स का एक क्यूरेटर था जो वहाँ प्लेयर्स को जानकारी ढूंढकर उपलब्ध कराता था। पार्सिवल क्यूरेटर को ग्रिगेरियस गेम्स, जो कि हैलिडे की कंपनी थी, उसकी 2029 की एक रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है।
क्योंकि इसी रिकॉर्डिंग में हैलिडे ने कहा था कि उसे नियम बनाना पसंद नहीं है। पार्जिवल इन रिकॉर्डिंग्स को हजारों बार देख चुका था, लेकिन आज उसे लग रहा था कि वो कुछ मिस कर रहा है। क्यूरेटर उसे ले जाकर ऑफिस पार्टी के बाद का दृश्य दिखाता है, जिसमें हैलिडे और उसका पार्टनर ऑग ओएसिस को लेकर बहस कर रहे थे। ऑग का कहना था कि ओएसिस अब सिर्फ एक गेम नहीं रहा, बल्कि लोग इसे अपनी जिंदगी बना रहे हैं और असली दुनिया से मुंह मोड़ रहे हैं, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हें ओएसिस के इस्तेमाल को लेकर कुछ नियम बनाने होंगे, लेकिन हैलिडे इसके लिए राजी नहीं था। वो कहता है कि उसे नियम बनाना पसंद नहीं है, उसे चीजें वैसे ही पसंद है जैसे वो पहले थी, जिससे ऑग नाराज होकर अपना इस्तीफा देने की बात करता है और कहता है कि समय के साथ चीजें बदलती रहती हैं और हम समय में पीछे नहीं जा सकते। इतना कहकर ऑग वहां से चला जाता है। उसके जाते ही हैलिडे खुद से ही बतियाने लगता है, हम पीछे की ओर क्यों नहीं जा सकते, बस एक बार पीछे की ओर, बहुत तेजी से, जितनी तेज हम जा सकते हैं उतनी तेजी से, वाकई पूरा एक्सीलरेटर दबाते हुए। ये सुनते ही पार्जिवल की दिमाग की बत्ती जल उठती है। उसने पहला क्लू ढूंढ लिया था। बस फिर क्या था, पार्जिवल फिर से रेस में सम्मिलित होता है। इस बार भी आर्टेमिस उसके बगल में आके खड़ी होती है। वो पार्जिवल के हाव भाव देखकर समझ जाती है कि उसे कुछ तो क्लू मिला है। वो उससे क्लू पूछ ही रही होती है कि ठीक तभी रेस शुरू हो जाती है। सब बंदूक की गोली से दनदनाते हुए आगे निकल जाते हैं, लेकिन ये क्या, पार्जिवल अपनी कार में वहीं का वहीं खड़ा था। आर्टेमिस अपने रियर व्यू मिरर में पार्जिवल को देख रही होती है। तभी पार्जिवल अपनी कार को रिवर्स गियर में डालकर कार पूरी स्पीड से उल्टी दिशा में पीछे की ओर भगाता है, जैसा हैलिडे ने कहा था। उसकी कार दीवार से टकराने ही वाली थी कि तभी जमीन में एक रास्ता खुल जाता है और उसकी कार उसमें उतर के एक घुमावदार मोड़ से घूमते हुए सरपट भागने लग जाती है। ऊपर देखने पे पार्जिवल को समझ आता है कि वो रेस ट्रैक के ठीक नीचे था और वो नीचे नीचे ही रिवर्स में फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। ऊपर कार फूटते जा रही थी और नीचे वो शांति से बिना किसी रुकावट और अड़चन के सनसनाए जा रहा था। और फिर एक रैंप से होते हुए पार्जिवल की कार फिनिश लाइन को पार कर जाती है और इस तरह से पार्जिवल रेस जीत जाता है। तभी वहां प्रकट होता है एनोराक, हैलिडे का अवतार रूप। वो पार्जिवल को रेस जीतने की एवज में पहली चाबी देता है। उसी के साथ उसे दूसरी चाबी का क्लू भी पुरस्कार के रूप में मिलता है। उधर खाली स्कोर बोर्ड पर पार्जिवल का नाम पहले स्थान पे आ जाता है। रेस जीतने पे पार्जिवल को इनाम स्वरूप 1 लाख कॉइन्स भी मिले थे। इन कॉइन्स से आर्टिफैक्ट्स खरीदने पार्जिवल एज के साथ आर्टिफैक्ट्स मार्केट में जाता है। वहां पे उन्हें कैटाक्लिस्ट नाम का एक आर्टिफैक्ट दिखता है जिसकी कीमत 20 लाख कॉइन्स थी। वो एक ही झटके में ओएसिस के सारे अवतार को नष्ट करने की क्षमता रखता था, यहाँ तक कि कैटाक्लिस्ट के मालिक को भी। पार्जिवल एज को बताता है कि आईओआई के पास कैटाक्लिस्ट है। फिर पार्जिवल 20,000 कॉइन्स में एक होली हैंड ग्रेनेड और एक जेमेकस क्यूब खरीदता है और अंततः वो एक X1 बूट सूट ऑर्डर करता है। X1 बूट सूट पहनने के बाद वेड अपने अवतार के शरीर पर होने वाले हर स्पर्श को खुद के शरीर पर भी महसूस कर सकेगा। उधर आईओआई का सीईओ सोरेंटो अपने अवतार में ओएसिस में प्रवेश करता है। वो वहां आईरॉक से मिलने आया था। आईरॉक पैसों के बदले सोरेंटो के काले कारनामों को अंजाम दिया करता था। सोरेंटो ने आईरॉक को एक आर्टिफैक्ट ढूंढने के लिए पैसे दिए थे। उस आर्टिफैक्ट का नाम था ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स, जिसे आईरॉक ने ढूंढ लिया था। ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स एक अभेद मैजिक शील्ड पैदा करता था जिसे सिर्फ जादुई मंत्र द्वारा ही एक्टिवेट या डीएक्टिवेट किया जा सकता था। आईरॉक ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स को सोरेंटो के हवाले करता है। इसके बाद सोरेंटो आईरॉक को पार्जिवल को उसके रास्ते से हटाने का काम सौंपता है, जिसे आईरॉक कबूल करता है। उधर पार्जिवल के बाद आर्टेमिस, फिर एच और फिर डाइटो और शो भी पार्जिवल के बताए तरीके से रेस जीत के एक कॉपर की चाबी, प्राइज मनी और अगली चाबी के क्लू को हासिल करते हैं। उधर पार्जिवल भी इस क्लू को सुलझाने में जुटा हुआ था। एक रचनाकार जो अपनी ही रचना से घृणा करता है, एक छिपी हुई चाबी, एक छलांग जो कभी नहीं ली गई, अपने कदम पीछे हटाओ, अपने अतीत से बचो और आखिर में दूसरी चाबी तुम्हारी होगी। पहेली में लिखा था अपने अतीत से बचो। हैलिडे किस अतीत से बचने की बात कर रहा है, ये सोचते सोचते वेड की नजर उसके ट्रेलर में लगाए न्यूज़पेपर कटिंग की तरफ जाती है, जहां हैलिडे के पार्टनर ऑग और उसकी मृत पत्नी की फोटो लगी थी। इसके बाद पार्जिवल फिर से क्लू को क्रैक करने के लिए हैलिडे जर्नल्स पहुंच जाता है। वहां अब क्लू ढूंढने के लिए हजारों प्लेयर्स आए थे। पार्जिवल की जीत ने इस कंपटीशन में फिर से जान डाल दी थी। पार्जिवल के वहां कदम रखते ही सभी प्लेयर्स उसे घेर लेते हैं और उसके साथ सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। पार्जिवल अब एक सेलिब्रिटी बन गया था। तभी लोगों की भीड़ में से मॉर्टल कॉम्बैट गेम का विलन गोरो धड़धड़ाते हुए आता है और पार्जिवल को पकड़कर एक कमरे के अंदर ले जाता है। इससे पहले कि पार्जिवल कुछ कर पाता, गोरो की छाती में दर्द होने लगता है
और उसकी छाती फाड़कर एलियन मूवी का जेनोमॉर्फ बाहर निकलता है, जिसे देखकर पार्जिवल का कलेजा मुंह को आ जाता है। लेकिन अगले ही पल गोरो का अवतार फाड़कर उसमें से आर्टेमिस बाहर आती है और पार्जिवल का डरा हुआ मुंह देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। वो अपने इस मजाक के लिए उससे माफी मांगती है और उसे बताती है कि वो अब काफी फेमस हो चुका है, इसीलिए उसे अब भेस बदल कर ही बाहर निकलना चाहिए। वो उसे क्लार्क कैंट ग्लासेस देती है, जो सुपरमैन के अल्टर ईगो क्लार्क कैंट के चश्मे से इंस्पायर थे। सुपरमैन अपना भेस बदलने के लिए जैसे चश्मा पहनता था, वैसे ही इन ग्लासेस को पहनते ही पार्जिवल का भेस बदल जाता है। अगले सीन में पार्जिवल और आर्टेमिस ओएसिस लॉन्च होने के 6 दिन पहले की रिकॉर्डिंग देख रहे होते हैं। उन्हें वहां आईओआई का सीईओ सोरेंटो भी नजर आता है। दरअसल सोरेंटो ने अपने करियर की शुरुआत हैलिडे के ऑफिस में इंटर्न के रूप में की थी। फिर पार्जिवल क्यूरेटर से कहता है कि फुटेज को फास्ट फॉरवर्ड करके वो दृश्य दिखाए जहां हैलिडे ऑग को अपनी डेट के बारे में बताता है। उस फुटेज में हैलिडे ऑग को बताता है कि जिसके साथ वो डेट पे गया था वो लड़की उन्हीं के ऑफिस में काम करती है। उस लड़की का अवतार नाम कीरा है। कीरा नाम सुनकर आर्टेमिस चौंक जाती है, क्योंकि कीरा तो ऑग की पत्नी का नाम था। यानी कीरा ऑग से शादी करने से पहले हैलिडे के साथ भी डेट पर गई थी और किसी कारण से कीरा ने आगे चलकर ऑग से शादी कर ली थी। पार्जिवल आर्टेमिस को बताता है कि कीरा का हैलिडे के जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान होने के बावजूद कीरा के नाम का उल्लेख सारे हैलिडे जर्नल्स में मात्र एक ही बार आता है, बस इसी रिकॉर्डिंग में। इतना सुनते ही क्यूरेटर तपाक से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कीरा दोनों हैलिडे और ऑग के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इस बात पर पार्जिवल क्यूरेटर से अपने सारे कॉइन्स की शर्त लगा देता है। क्यूरेटर हैलिडे जर्नल्स के पूरे डेटाबेस में कीरा अंडरवुड उर्फ कीरा के नाम की खोज करने लगता है। पार्जिवल को लग रहा था कि प्रतियोगिता का सबसे बड़ा क्लू इसी फुटेज में छुपा हुआ है। कीरा ही इस कहानी की मुख्य नायिका है, वही सबसे बड़ा रहस्य है। तभी क्यूरेटर कहता है कि पार्जिवल सही था और वो शर्त हार गया। वाकई कीरा का उल्लेख मात्र एक ही जगह है। और फिर क्यूरेटर पार्जिवल को शर्त जीतने के बदले में अपना एकमात्र कॉइन उछाल के दे देता है। पार्जिवल आर्टेमिस को आगे बताता है कि हैलिडे ने जानबूझकर कीरा का उल्लेख सभी जगह से हटा दिया सिवाय इस एक जगह के। पर क्यों? आर्टेमिस का प्रश्न था। इस पर पार्जिवल कहता है कि हैलिडे कीरा को बहुत चाहता था और उसे खोने के बाद हैलिडे के लिए कीरा का चेहरा देखना या नाम सुनना बहुत दर्दनाक था। लेकिन अफसोस वो अपने मन की बात ना तो कीरा को बता सका, ना अपने जिगरी दोस्त ऑग को। फिर आर्टेमिस पार्जिवल को डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब डांस क्लब में रात 10 बजे का न्योता देकर वहां से चली जाती है। वो वहां पे पार्जिवल को कुछ दिखाना चाहती थी। पार्जिवल उसका आमंत्रण स्वीकार करता है। फिर रात को पार्जिवल डिस्ट्रैक्टेड ग्लोब डांस क्लब पहुंच जाता है। तभी वहां एक बिल्लौरी, जो असल में आईरॉक की खबरी थी, वो पार्जिवल के वहां होने की खबर आईरॉक को पहुंचा देती है। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही वहां पे आईरॉक पहुंच जाता है। आईरॉक आर्टेमिस और पार्जिवल की बातें अपने स्पेशल डिवाइस की मदद से सुनने लगता है। साथ ही वो इसकी जानकारी आईओआई के सीईओ सोरेंटो तक भी पहुंचा देता है। उधर आर्टेमिस पार्जिवल को बता रही होती है कि हैलिडे और कीरा की पहली डेट पर कीरा हैलिडे के साथ डांस करने जाना चाहती थी, लेकिन हैलिडे उसे फिल्म दिखाने ले गया। लेकिन इसके बाद ही हैलिडे ने ये डांस क्लब बनाया था ताकि वो सेकंड डेट पर कीरा को यहाँ लाकर उसके साथ डांस कर सके। लेकिन अफसोस वो सेकंड डेट कभी हुई ही नहीं। तो क्लू के अनुसार हैलिडे ही वो रचनाकार है जो अपनी ही रचना यानी कि इस डांस क्लब से घृणा करता है, क्योंकि जिसके लिए उसने ये डांस क्लब बनाया था उसके साथ वो यहाँ कभी डांस नहीं कर पाया। और एक छलांग जो कभी नहीं ली गई, यानी कि इस हवाई डांस फ्लोर में छलांग मारना। इस पर पार्जिवल कहता है, लेकिन कितने ही लोग इस हवाई डांस फ्लोर में छलांग लगा चुके हैं, उन्हें तो अगली चाबी नहीं मिली। इस पर आर्टेमिस कहती है कि उन सबके पास पहली चाबी नहीं थी, लेकिन जब वो दोनों हवाई डांस फ्लोर में छलांग लगाएंगे तो उनकी बात अलग होगी। फिर क्या था, अगले ही पल वो दोनों हवाई डांस फ्लोर में छलांग लगा देते हैं और उनके डांस का रंगारंग कार्यक्रम शुरू हो जाता है। डांस के बीच में ही पार्जिवल आर्टेमिस से अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उन्हें वास्तविक दुनिया में भी मिलना चाहिए। इस पर आर्टेमिस कहती है कि वो हकीकत में इतनी खूबसूरत नहीं दिखती है, अगर वो हकीकत में उसे देखेगा तो निराश हो जाएगा। फिर पार्जिवल आर्टेमिस से उसका असली नाम पूछता है और फिर जज्बातों की रौ में बहकर पार्जिवल वास्तविक दुनिया का अपना असली नाम वेड आर्टेमिस को बता देता है। पार्जिवल का वास्तविक नाम सुनते ही आईरॉक के कान खड़े हो जाते हैं और इसी बात पे आर्टेमिस पार्जिवल को डांटते हुए कहती है कि कोई भी ओएसिस में अपना असली नाम कभी नहीं बताता, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। अब पार्जिवल से रहा नहीं जाता और वो आर्टेमिस से कह देता है कि वो उससे प्यार करता है। तभी वहाँ पर आईओआई के कमांडोज आ धमकते हैं। वो कमांडोज उन दोनों पे गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। तभी आईरॉक भी पार्जिवल और आर्टेमिस पर हमला कर देता है, जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। तभी पार्जिवल जेमेकस क्यूब का धमाका कर समय को 1 मिनट पीछे पहुंचा देता है और फिर पार्जिवल और आर्टेमिस दोनों वहां से समीप के गलियारे में भाग जाते हैं।
आर्टेमिस पार्जिवल से काफी नाराज होती है। वो उससे कहती है कि वो जो कुछ भी कर रही है IOI को रोकने के लिए कर रही है, क्योंकि IOI ने उसके पिता की जान ली थी। IOI लोगों को ओएसिस में चीजें खरीदने के लिए कर्जा देते हैं और कर्जा न चुकाने पर लोगों से उनके लॉयल्टी सेंटर में मजदूरी करवाते हैं। इन्हीं लॉयल्टी सेंटर में उसके पिता की मौत हुई थी। आर्टेमिस को IOI को ये चैलेंज जीतने और ओएसिस पर कब्जा करने से रोकना है और वो इन इश्क मोहब्बत के चक्कर में अपने गोल से भटकना नहीं चाहती। उधर आइरोक सोरेंटो को बताता है कि उसने सारे वेड नाम वाले लोगों की सूची बना के पब्लिक रिकॉर्ड्स में ये ढूंढा कि किस वेड ने हाल ही में X1 हैप्टिक बूट सूट खरीदा है, और बस इस तरह उसे पता लग गया कि वास्तविक दुनिया में पार्जिवल दरअसल वेड वॉट्स है और ये उसका फोटो है। वेड की असली पहचान मिलने के बाद सोरेंटो अपनी बॉडीगार्ड को वेड वॉट्स को उठा लाने के लिए बोलता है। इसके बाद सोरेंटो वेड के अवतार पार्जिवल को एक ऑफर पेश करने के लिए ओएसिस में इनविटेशन भेजता है। वेड उस इनविटेशन को स्वीकार करता है। सोरेंटो उसे वहां एक 3D होलोग्राम के रूप में प्रकट करवाता है। सोरेंटो उससे कहता है कि अगर पार्जिवल IOI में काम करना स्वीकार कर लेता है तो उसे $4 मिलियन का सालाना वेतन मिलेगा, और अगर पार्जिवल उसे वो ईस्टर एग खोज के देता है तो उसे $25 मिलियन का अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। इतना पैसा सुन के एक बार को तो पार्जिवल के तोते उड़ जाते हैं, लेकिन पार्जिवल अपने जज्बातों पर काबू करते हुए सोरेंटो के ऑफर को ठुकरा देता है। इसी बीच पार्जिवल की नजर सोरेंटो के गेमिंग चेयर पर पड़ती है, जहां सोरेंटो ने अपने ओएसिस का लॉगिन पासवर्ड चिपकाया था। पार्जिवल के ऑफर को ठुकराते ही सोरेंटो गुस्से से पिन्ना उठता है और फिर वो पार्जिवल को बताता है कि उसने उसकी जन्म कुंडली निकाल ली है और अब वो अच्छे से जानता है कि उसका असली नाम वेड वॉट्स है और वो कोलंबस के झोपड़पट्टी इलाके में अपनी मौसी संग रहता है और अब वो वहाँ इसी वक्त धमाका करवाने जा रहा है। अगले ही पल वेड वहाँ से अपनी मौसी को होशियार करने लपकता है, लेकिन तब तक वो बॉम्ब फट जाता है और वेड की मौसी और उसका बॉयफ्रेंड ध्वस्त होते घर के साथ मारे जाते हैं। वेड बहराया हुआ अपने ट्रेलर पे पहुंचता है और ओएसिस में अपने दोस्तों को IOI के बारे में आगाह कर ही रहा होता है कि तभी पीछे से एक आदमी वेड को धर दबोचता है। अगले सीन में जब वेड की आंख पे से पट्टी हटती है तो वो खुद को एक लड़की के सामने पाता है। वेड उस लड़की की आवाज सुन तुरंत ही पहचान जाता है कि वो आर्टेमिस है। आर्टेमिस उसे बताती है कि उसका असली नाम समैंथा है। बातें करते करते दोनों छत पे जाते हैं। वेड को वहाँ उसकी झोपड़पट्टी साफ दिखाई दे रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता कि वो समैंथा के कितने पास रहता था। तभी उसकी नजर समैंथा के चांद से मुखड़े पे बने उस बर्थ मार्क पे पड़ती है जिसे समैंथा बार बार छुपाने की कोशिश कर रही थी। तब वेड समैंथा के बालों को पीछे करते हुए उससे कहता है, तो क्या हुआ जो उसके चेहरे पे दाग है, उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। समैंथा भी मन ही मन उसे चाहने लगी थी। समैंथा वेड को किस करने ही वाली थी कि तभी अचानक समैंथा को दूसरा क्लू समझ में आ जाता है। वो वेड को समझाती है कि एक छिपी हुई चाबी, एक छलांग जो कभी नहीं ली गई। यहाँ छलांग से मतलब वो किस था जो हैलिडे कीरा को कभी नहीं कर पाया था, और ये मौका हैलिडे ने खोया था उस सिनेमा हॉल में जहाँ वो कीरा को डेट पे ले गया था। बस फिर क्या था, वेड और समैंथा अपने दोस्तों संग तुरंत हैलिडे जर्नल्स में पहुंचते हैं। पार्जिवल क्यूरेटर को वो सारी फिल्में दिखाने को कहता है जो हैलिडे ने उस हफ्ते में देखी थी, जिस हफ्ते वो कीरा के साथ डेट पर गया था। क्यूरेटर उन्हें उन सारी फिल्मों के रिकॉर्ड्स दिखाता है। तभी पार्जिवल को उन फिल्मों में शाइनिंग मूवी दिखाई देती है जो दुनिया की अब तक की सबसे भयानक हॉरर फिल्मों में से एक है, और उसे क्लू की वो लाइन भी याद आती है, एक क्रिएटर जो अपनी ही क्रिएशन से घृणा करता है। शाइनिंग के लेखक स्टीफन किंग को शाइनिंग फिल्म पसंद नहीं आई थी, उसे इस फिल्म से घृणा थी। पार्जिवल और आर्टेमिस समझ जाते हैं कि अगली चाबी इसी फिल्म में छुपी हुई है और वे क्यूरेटर को उन्हें इस फिल्म के सिनेमा हॉल में ले जाने के लिए कहते हैं। क्यूरेटर उन्हें उस फिल्म के सिनेमा हॉल में भेज देता है। उस सिनेमा हॉल के अंदर पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे वो शाइनिंग मूवी के अंदर ही आ गए हों। वे सब वहां रुककर अगले क्लू के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। एच ने शाइनिंग मूवी नहीं देखी थी, इसलिए वो चुपचाप पीछे खड़ा था। तभी एच से एक गेंद आके टकराती है। एच वो गेंद किसने फेंकी ये देखने के लिए गेंद के पीछे जाता है, जहां उसकी नजर दो जुड़वा बच्चियों पे पड़ती है। वो लड़कियां बिना कुछ कहे वहां से पलट के एक लिफ्ट में दाखिल हो जाती हैं। एच उनके पीछे भागता है। तब तक पार्जिवल और आर्टेमिस भी वहां पहुंच जाते हैं। उन्होंने शाइनिंग मूवी देखी थी, इसलिए उन्हें पता था कि लिफ्ट का बटन दबाते ही क्या होगा, और वो एच को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक एच लिफ्ट का बटन दबा चुका था, और जैसे कि शाइनिंग मूवी में दिखाया गया था, खून का एक विकराल सैलाब लिफ्ट से फूट पड़ता है जो अपने साथ एच को बहा ले जाता है। एच डूबते उभरते अचानक एक फोटो फ्रेम का सहारा लेता है। वो फोटो थी हैलिडे और कीरा की, लेकिन ज्यादा देर तक वो फोटो एच के वजन को झेल नहीं पाती है और खून दोबारा से उसे बहा ले जाता है। फिर बहते हुए अचानक वो एक दरवाजे को थामता है और तेजी से उठकर रूम नंबर 237 में घुस जाता है।
उस रूम के बाथरूम में एक औरत नहा रही थी। एच को देख वो औरत टब से बाहर आती है और एच से लिपटने लगती है। तभी एच की नजर शीशे पे पड़ती है। हे भगवान, वो औरत नहीं बल्कि एक बूढ़ी चुड़ैल थी। एच उससे बचने के लिए पीछे भागता चला जाता है। तभी एक तेज धार कुल्हाड़ी आके एच को चीरने की कोशिश में लग जाती है। तभी सामने से वो चुड़ैल खंजर लेकर एच पर टूट पड़ती है। एच खुद को बचाने के चक्कर में बाथ टब में गिर जाता है और उस बाथ टब से होते हुए वो एक भूल भुलैया में आ गिरता है, जहाँ वो बुढ़िया उसकी मौत बनकर उसके पीछे पड़ी थी। एच के लिए अब बच पाना नामुमकिन था कि तभी अचानक पार्जिवल और आर्टेमिस एच को वहाँ से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। तभी भागते भागते एच उन्हें बताता है कि उसने कीरा की फोटो एक जगह देखी है। फिर एच उन्हें उस फोटो के पास ले जाता है। हेलिडे और कीरा को एक साथ देखकर आर्टेमिस को एहसास होता है कि हेलिडे का सबसे बड़ा भय द शाइनिंग या कोई किताब या कोई और फिल्म नहीं थी, बल्कि उसका सबसे बड़ा भय था कीरा को डांस के लिए पूछना। यही वो छलांग थी जो वो कभी नहीं ले पाया। कीरा ही वो अगली चाबी है। तभी उन्हें कहीं से म्यूजिक सुनाई देती है। म्यूजिक का पीछा करते हुए वो लोग बॉल रूम अर्थात जहाँ बॉल डांस हो रहा था वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ ज़ॉम्बीज डांस कर रहे थे। तभी आर्टेमिस को वहाँ कीरा दिखाई देती है। कीरा को देखते ही आर्टेमिस उसकी तरफ कूद पड़ती है और बाकी सब बाहर खिंच जाते हैं। फिर आर्टेमिस नाचते हुए ज़ॉम्बीज के ऊपर से होते हुए कीरा तक पहुँच जाती है और फिर वो कीरा से पूछती है कि क्या वो उसके साथ डांस करना पसंद करेगी। इस पर कीरा उससे कहती है पता है वो कितने समय से उसके पूछने का इंतजार कर रही थी। और इसी के साथ कीरा एनोराक में तब्दील हो जाती है। एनोराक आर्टेमिस को चैलेंज पूरा करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और उसे जेड की देता है। आर्टेमिस उससे दरवाजा खोल के अगली चाबी का क्लू पढ़ती है। उधर सोरेंटो को उसके आदमी बताते हैं कि आर्टेमिस के बाद पार्जिवल को भी जेड की प्राप्त हो चुकी है। उधर सोरेंटो की बॉडीगार्ड आर्टेमिस उर्फ समंथा के साथी को उसके टैटू के माध्यम से लोकेट कर लेती है और समंथा के ठिकाने का पता लगा लेती है और फिर उनके ठिकाने पे आईओआई के लोग हमला बोल देते हैं। समंथा किसी तरह वेड को वहां से भगाने में कामयाब हो जाती है, लेकिन सोरेंटो की बॉडीगार्ड समंथा को पकड़ लेती है और उसे बताती है कि आईओआई ने उसका सारा कर्जा खरीद लिया है, यानी कि अब समंथा आईओआई की कर्जदार बन चुकी है और उसको नजदीक के आईओआई लॉयल्टी सेंटर में रखा जाएगा जब तक कि वो अपना कर्जा नहीं चुका देती। उधर एच वेड को ढूंढ लेती है। एच वास्तविक दुनिया में असल में एक लड़की थी जिसका नाम हेलेन था। फिर वो उसे वैन के पास ले जाती है जहाँ वेड की मुलाकात डाइटो से होती है। डाइटो वेड को बताता है कि समंथा ने उन्हें मैसेज भेज दिया था कि वेड उन्हें यहाँ पे मिलेगा। वेड उन्हें बताता है कि आईओआई के लोग समंथा को लॉयल्टी सेंटर ले गए हैं। तभी एच बताती है कि आईओआई वालों ने तीसरा चैलेंज खोज लिया है। ये सुनते ही वेड के तोते उड़ जाते हैं। वैन में वेड की मुलाकात शो से भी होती है जो सिर्फ एक 11 वर्ष का बालक था। तभी एच के दिमाग में आर्टेमिस उर्फ समंथा को छुड़ाने की एक नायाब तरकीब सूझती है, जिसके लिए वो वेड से पूछती है कि क्या उसे सोरेंटो का लॉगिन पासवर्ड अभी भी याद है जो सोरेंटो ने अपने गेमिंग चेयर पर चिपकाया था। उधर लॉयल्टी सेंटर में समंथा को मजदूर बना के ओएसिस में काम पे लगा दिया गया था। काम ना करने पर उसे करंट के झटके देकर प्रताड़ित किया जा रहा था। वो ओएसिस से लॉग आउट भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसके सिर पर लगाया वीआर हेडसेट लॉक करके रखा था। उधर तीसरे चैलेंज को जीतने के लिए सिक्सर्स लंबी लाइन लगाए खड़े थे। आईओआई ने क्लू से ये तो पता कर लिया था कि इस चैलेंज को वीडियो गेम को खेल के जीतना है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल पाया था कि एग्जैक्टली कौन सा गेम खेलना है। इस वजह से सारे सिक्सर्स एक एक करके सारे गेम्स ट्राई कर रहे थे। गलत गेम खेलने पर 1 मिनट के बाद उस प्लेयर के पैरों के नीचे की बर्फ टूटकर वो डूब जाता था और फिर नया प्लेयर कोई दूसरा गेम ट्राई करता था। आईओआई की स्कॉलर्स की टीम भी सही गेम ढूंढने की जद्दोजहद कर रही थी। तभी एक स्कॉलर सिक्सर्स को एडवेंचर गेम खेलने के लिए कहती है, क्योंकि ये पहला ऐसा गेम था जिसके अंदर इसके डेवलपर ने अपना नाम छुपाया था, क्योंकि इस गेम में दुनिया का सबसे पहला डिजिटल ईस्टर एग बनाया गया था। जिस क्षेत्र में सिक्सर्स तीसरे चैलेंज को जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, उसी क्षेत्र में सोरेंटो आईरॉक को ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स एक्टिवेट करने को कहता है। आईरॉक एक खास मंत्र का उच्चारण कर ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स को एक्टिवेट करता है। एक्टिवेट होते ही एक प्रोटेक्टिव शील्ड, एक अभेद कवच की रचना हो जाती है जो संपूर्ण क्षेत्र को ढक लेता है, ताकि कोई और प्लेयर उस क्षेत्र में आके उस चैलेंज में बाधा न डाल सके और सिक्सर्स अपना समय लेते हुए तीसरे चैलेंज को जीत सके। इस अभेद घेरे के अंदर से ही जादुई मंत्र द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता था। इसके बाद सोरेंटो ओएसिस से लॉग आउट कर लेता है। तभी डाइटो सोरेंटो के चेहरे से वीआर हटाता है और सोरेंटो देखता है कि वेड और डाइटो उस पर बंदूक ताने उसका इंतजार कर रहे थे। वो दोनों उसे गन पॉइंट पे लेकर समंथा के वीआर हेडसेट का नंबर और उसका एक्सेस कोड निकलवा लेते हैं। वो कोड लेकर वेड ऑफिस से बाहर निकलता है, लेकिन ये क्या, वो लोग तो असल दुनिया में थे ही नहीं, बल्कि वे तो अभी भी ओएसिस में ही थे।
और पार्जिवल ने दरअसल अपने वास्तविक दुनिया का रूप यानी कि वेड का रूप धारण किया था। दरअसल सोरेंटो जब ओएसिस से लॉग आउट कर रहा था, ठीक उसी वक्त एच ने उसका वीआर हैक कर लिया था और अब वे उसे ये दिखा रहे थे कि वो असली दुनिया में अपने ऑफिस में है, लेकिन असलियत में सोरेंटो ने अभी भी वीआर हेडसेट पहना था और वो अभी भी ओएसिस में ही था। ये पूरा प्लान एच के शैतानी दिमाग का था। फिर पार्जिवल आर्टेमिस से संपर्क साधता है और उसे निर्देश देते हुए वीआर हेडसेट को अनलॉक कर वहां से निकलने का रास्ता सुझाता है। आर्टेमिस उसे बताती है कि थर्ड चैलेंज प्लेनेट डूम पर है और सोरेंटो ने उस चैलेंज के चारों ओर शील्ड लगा रखी है जिसे सिर्फ अंदर से ही डीएक्टिवेट किया जा सकता है। आर्टेमिस पार्जिवल से सोरेंटो के वीआर का पासवर्ड लेती है। फिर वह पार्जिवल से एक सेना का इंतजाम करने को बोलती है और उससे ये भी कहती है कि सेना लेके वो प्लेनेट डूम पे पहुंचे और उसकी सिग्नल का इंतजार करे, क्योंकि वो शील्ड को अंदर से डीएक्टिवेट करने वाली है। इसके बाद आर्टेमिस वहां से निकलकर सोरेंटो के ऑफिस की तरफ बढ़ती है। उधर सोरेंटो उसकी गेमिंग चेयर पर पड़ रहे रिफ्लेक्शन में पार्जिवल और बाकी लोगों को उनके अवतार में देख लेता है और फिर उसे समझते देर नहीं लगती कि वो तो अभी भी ओएसिस में ही है और उसके वीआर को हैक किया गया है। बस फिर क्या था, वो अपना वीआर निकालकर लॉग आउट कर जाता है और समंथा को चेक करने लॉयलिटी सेंटर आता है, लेकिन समंथा तो वहां से पहले ही रप्पू चक्कर हो गई थी। सोरेंटो की बॉडीगार्ड सोरेंटो को आश्वासन देती है कि समंथा के साथियों की वैन की जानकारी उनके पास आ चुकी है, जल्द ही उस वैन को स्पॉट कर लिया जाएगा। दूसरी ओर समंथा सोरेंटो के ओएसिस अकाउंट से ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स को निष्क्रिय करने का मंत्र याद कर लेती है। इसके बाद वो सिक्सर्स के कपड़े पहनकर उनकी टीम में शामिल हो जाती है और बेझिझक शील्ड के अंदर प्रवेश कर जाती है। शील्ड के बाहर पार्जिवल अपना एक संदेश पूरे ओएसिस में ब्रॉडकास्ट करवाता है और ओएसिस के भविष्य को सोरेंटो जैसे दुष्ट हाथों में पड़ने से बचाने के लिए ओएसिस के सभी प्लेयर्स को इस लड़ाई में उसका साथ देने का आह्वान करता है। एच, डाइटो और शो भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। एच उसके वर्कशॉप में रखे आयरन जाइंट को एक्टिवेट कर लेती है और उसी को अपने अवतार के रूप में धारण करती है। आखिरकार पार्जिवल की भावपूर्ण पुकार रंग लाती है और पूरा ओएसिस उसके साथ आ जाता है इस महायुद्ध में सोरेंटो के खिलाफ। शील्ड के अंदर आर्टेमिस छुपते छुपाते एक रिमोट डिवाइस के माध्यम से मंत्र का उच्चारण कर वो ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स को डीएक्टिवेट करने की प्रक्रिया आरंभ कर देती है और थोड़ी ही देर में ऑर्ब ऑफ ऑसुवॉक्स निष्क्रिय होते हुए एक जोरदार धमाके से संपूर्ण सुरक्षा कवच को ढहा देता है और फिर एक भीषण युद्ध होता है पार्जिवल की सेना और आईओआई कमांडोज के बीच। सोरेंटो भी अपने मेगा गॉडजिला के अंदर बैठ के युद्ध में कूद पड़ता है। एच अपने आयरन जाइंट से सोरेंटो पर हमला बोल देता है और मौका देखकर अपने साथ छुपाकर लाई आर्टेमिस को बाहर निकालता है। आर्टेमिस मेगा गॉडजिला के आंख में छेद करके उसके अंदर मैड बॉल डाल देती है जो एक भयंकर हंसी के साथ फट पड़ता है और सोरेंटो के अवतार की धज्जियां उड़ जाती हैं। लेकिन सोरेंटो ने आर्टेमिस को आईओआई कमांडो की वर्दी में देख लिया था। वो समझ चुका था कि समंथा वहीं आईओआई प्लाजा में ही है। वो समंथा को ढूंढना शुरू करता है। समंथा को भी इस बात का पता चल जाता है। पार्जिवल आर्टेमिस की घबराहट से भांप जाता है कि वास्तविक दुनिया में वो खतरे में है। वो उसे तुरंत आईओआई से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन आर्टेमिस ये युद्ध छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तब पार्जिवल उसे असली दुनिया में साउथ रिवर एरिया में मिलने के लिए कहता है और इसी के साथ वो आर्टेमिस को गोली मार देता है ताकि वो लॉग आउट हो जाए। तभी वास्तविक दुनिया में सोरेंटो लगभग समंथा को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी वो बाल बाल बचती है और वहाँ से निकल भागने में कामयाब हो जाती है। उधर ओएसिस में आईओआई के कमांडोज का शिकंजा पार्जिवल पर कसता जा रहा था। कमांडोज को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देख पार्जिवल उनकी तरफ होली हैंड ग्रेनेड फेंकता है जिसके फटते ही सारे कमांडोज चिल्लर में बदल जाते हैं। फिर पार्जिवल और शो अंतिम चैलेंज के करीब पहुंच जाते हैं जो कि एडवेंचर नामक गेम था। शो गेम खेलते हुए कमांडो को तीर मारने ही वाला था कि पार्जिवल उसे ये कहते हुए रोक देता है कि वो कमांडो इतनी मेहनत से जीतने की कोशिश कर रहा है। अंततः कमांडो गेम जीत जाता है। पर ये क्या, गेम जीतने के बाद भी बर्फ चटक जाती है और वो कमांडो पानी की गहराइयों में समा जाता है। तब ये सब लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से देख रही आईओआई की स्कॉलर क्लू को दोहराती है, जो भी जीतेगा वो हारेगा। उधर पार्जिवल भी शो से यही कहता है कि ये चैलेंज जीतने के बारे में नहीं है बल्कि खेलने के बारे में है। तभी वहाँ सोरेंटो आयरोक के साथ टपक पड़ता है। वो पार्जिवल को एक आखिरी प्रस्ताव देता है कि तुम मुझे चाबी दे दो और मैं बदले में अभी के अभी 50 मिलियन तुम्हारे अकाउंट में देता हूँ। पर पार्जिवल नहीं मानता। इस पर सोरेंटो कैटाकलिस्ट से पूरे ओएसिस के अवतार्स को नष्ट करने की धमकी देता है। फिर सोरेंटो कैटाकलिस्ट को एक्टिवेट करना शुरू करता है। तभी पार्जिवल कैटाकलिस्ट को उछाल के एक लात मारता है। भारी हाथापाई के बीच सोरेंटो आखिरकार कैटाकलिस्ट को एक्टिवेट कर ही देता है और इसी के साथ एक ऐसा जलजला उठता है जो संपूर्ण ओएसिस के अवतारों को नस्तोनाबूद कर देता है।
पूरे ओएसिस के अवतार्स को तबाह करने के बाद सोरेंटो बड़े शान से वास्तविक दुनिया में अपने ऑफिस में स्कोर बोर्ड को देख रहा होता है। पूरा स्कोर बोर्ड खाली हो चुका था। लेकिन ये क्या, ओएसिस में पार्जिवल तो अभी भी जीवित था। पार्जिवल अपनी जेब में हाथ डालता है और क्यूरेटर के दिए हुए सिक्के को पलटता है। वो सिक्का कोई आम सिक्का नहीं था, बल्कि वो तो एक एक्स्ट्रा लाइफ थी। इसी कारण से पार्जिवल मर के भी जिंदा हो गया था और इसी के साथ वो सिक्का उछालता है और स्कोर बोर्ड पे उसका नाम का परचम दोबारा लहराने लगता है। और फिर पार्जिवल उस एडवेंचर गेम को खुद खेलना शुरू करता है, जिसका सीधा प्रसारण अब सब लोग देख रहे होते हैं। गेम खेलते हुए पार्जिवल बताता है कि एडवेंचर गेम के डेवलपर रॉबिनेट को अपने इस गेम पे काफी गर्व था, इसलिए वो चाहता था जो भी ये गेम खेले उसे उसका नाम दिखाई दे। लेकिन उस समय गेम कंपनियां गेम डेवलपर्स को क्रेडिट नहीं दिया करती थी, इसलिए उसने दुनिया के पहले डिजिटल ईस्टर एग का निर्माण किया। वो ईस्टर एग था उसका नाम, जो उसने गेम के एक सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा था। इस ईस्टर एग को ढूंढने के लिए आपको गेम जीतने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस इसे खेलते रहना है, इस गेम की दुनिया को एक्सप्लोर करते रहना है और आपको वो ईस्टर एग मिल जाएगा। इस आखिरी चैलेंज के लिए हैलिडे ऐसा इंतजाम करके गया था कि प्रतियोगिता का फाइनल सारी दुनिया देख सके। इसी बीच एज समंथा को ढूंढ लेती है और उसे वैन में लेती है। लेकिन तभी ओएसिस का ड्रोन एज की वैन को लोकेट कर उसकी जानकारी सोरेंटो के बॉडीगार्ड को भेज देता है। बॉडीगार्ड से जानकारी मिलते ही सोरेंटो खुद ही निकल पड़ता है वेड का बैंड और बाकियों का बाजा बजाने। उधर पार्जिवल उस एडवेंचर गेम में छुपे हुए ईस्टर एग को खोजने में कामयाब हो जाता है और इसी के साथ क्रिस्टल चाबी के साथ एनोराक प्रकट होता है। पार्जिवल वो चाबी लेने ही वाला होता है कि तभी वास्तविक दुनिया में सोरेंटो अपनी गाड़ी से उनके वैन को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिसका असर ओएसिस में पार्जिवल पे भी पड़ता है और वो एनोराक के सामने गिर जाता है। सोरेंटो और उसकी बॉडीगार्ड दोनों तरफ से उनकी वैन को टक्कर मार रहे थे और फिर वैन की रेलम पेल में अंततः तीनों चाबियों को लगाकर पार्जिवल क्रिस्टल चाबी को घुमा देता है और फिर उसे नजर आता है उसके समक्ष वो अद्भुत सुनहरा अंडा। उसके बाद एनोराक उसे ओएसिस के कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहता है, जिससे कि पार्जिवल ओएसिस का मालिक बन जाएगा। पार्जिवल साइन करने ही वाला था, लेकिन वो तभी अचानक रुक जाता है। वो एनोराक से कहता है कि ये गलत है। ऐसा ही एक बार जेम्स हैलिडे ने अपने बेस्ट फ्रेंड ऑग से साइन करवा के उसके सारे शेयर्स खरीद लिए थे और अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था और यही हैलिडे के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। ये इस प्रतियोगिता का अंत नहीं हो सकता, ये मात्र एक टेस्ट है। इतना सुनते ही एनोराक भाव विभोर होते हुए कहता है कि वो बस पार्जिवल को परख रहा था, जिसमें पार्जिवल खरा उतरा है। और अगले ही पल एनोराक हैलिडे में तब्दील हो जाता है और वो हवेली हैलिडे के बचपन के कमरे में तब्दील हो जाती है। फिर पार्जिवल की नजर कोने में वीडियो गेम खेलते एक बच्चे पे पड़ती है। हैलिडे बताता है कि वो उसी के बचपन का रूप है। फिर हैलिडे ओएसिस का कंट्रोल पार्जिवल को सौंपने से पहले उसे वहां लगे लाल बटन के बारे में जरूरी बात बताता है कि उस लाल बटन को दबाते ही पूरा ओएसिस अपने बैकअप सहित डिलीट हो जाएगा। इसी बीच एच की वैन वेड के मोहल्ले में पहुंच जाती है। ओएसिस के अंत में हैलिडे पार्जिवल को वो सुनहरा अंडा दे देता है। वेड को मारने आया सोरेंटो भी उस सुनहरे अंडे की चमक देखता है तो वो वेड को गोली मारते मारते थम जाता है और सुनहरे अंडे की चमकीली आभा से वशीभूत हो जाता है। ठीक उसी वक्त सोरेंटो और उसकी बॉडीगार्ड को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। ओएसिस में हैलिडे वेड से विदा लेता है। जाते जाते पार्जिवल हैलिडे से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या हैलिडे सच में मर चुका है, क्योंकि वो कोई अवतार नहीं लगता। इस पर हैलिडे उसे कहता है कि हैलिडे सच में मर चुका है, लेकिन वो कोई अवतार भी नहीं है। पार्जिवल उससे पूछता है कि आखिर वो है क्या। जवाब में हैलिडे मुस्कुराता है और पार्जिवल को गुड बाय कहकर चला जाता है। इसके कुछ ही समय बाद ऑग ग्रेगेरियस गेम्स के कुछ वकीलों के साथ वेड के हस्ताक्षर लेने आता है ताकि ओएसिस का पूरा कंट्रोल वेड के हवाले कर सके। लेकिन वेड कहता है कि वो पुरस्कार को अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहता है, जिससे ऑग भी भाव विभोर हो जाता है और कहता है कि उसने एकदम सही निर्णय लिया है। इसके बाद ऑग एक ऐसा खुलासा करता है कि क्यूरेटर जो हैलिडे जर्नल्स की देखभाल करता है वो कोई और नहीं ऑग ही है। वेड की रिक्वेस्ट पर ऑग एडवाइजर के रूप में ओएसिस को फिर से ज्वाइन करता है और फीस में मात्र 25 सेंट यानी कि डॉलर का 1/4 लेता है। वे ओएसिस में किसी भी लॉयल्टी सेंटर को व्यापार करने से भी प्रतिबंधित करते हैं और आईओआई को उनके सभी लॉयल्टी सेंटर्स को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इसके साथ ही ऑग की सलाह पर वे लोग ओएसिस को मंगलवार और गुरुवार को बंद रखते हैं ताकि लोग वास्तविक दुनिया में भी जी सके और उसे बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हम ऐसी ही और वीडियोस लेकर आ पाएं। धन्यवाद।